Hi everyone, welcome all to our channel माइनिंग मसाला। आज का अपना टॉपिक है मैथेन लेयरिंग। मैथेन लेयरिंग क्या होता है? तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि मान लीजिए ये माइंस में जाने का कोई रास्ता है जिसमें ये इसकी बॉटम है रास्ते का, इसको आप फ्लोर बोलते हो, और ये इसका रूफ है। तो जैसा कि जब कोल फॉर्मेशन होता है तो कोल फॉर्मेशन के दौरान कुछ मैथेन गैस तो बाहर निकल जाती है, क्योंकि कोल फॉर्मेशन के दौरान मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। और मीथेन गैस जो सीम है, आपकी सीम के ऊपर जो अपर सरफेस होती है या अपर लेयर जो भी रहती है कोल के जस्ट ऊपर की, उनका दबाव धीरे धीरे इसके ऊपर पड़ता रहता है, जिसकी वजह से जो कुछ मीथेन गैस है वो बाहर निकल जाती है, इससे डिसिपेट हो जाए, कुछ बाहर निकल जाती है, कुछ दबी रह जाती है अंदर, और कुछ आसपास की रॉक्स के अंदर चली जाती है। जैसे ये कोल सीम है, कोल सीम का ये रूफ दिया हुआ है आपको, और ये इसका फ्लोर दिया हुआ है। तो कुछ आसपास की रॉक्स या जो अपर रॉक है उसके जस्ट नीचे दब जाती है। तो होता क्या है इसमें कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपने जो ये वर्किंग किया था, वर्किंग के दौरान इस रास्ते में से आपने माल निकाल लिया और ये आपका रास्ता बन गया। तो जो अपर रॉक है वहाँ से किसी क्रैक्स वगैरह में से गैस का फ्लो होता रहता है, और हल्की हल्की इस रास्ते में आती रहती है। जो आपका माइन का ओपनिंग है ये वाला, इसमें आती रहती है। और जैसा कि आपको पता है कि मैथेन गैस की जो डेंसिटी है वो एयर के कंपैरिजन में बहुत कम रहती है, यानी कि एयर की डेंसिटी 0.967 है और इसकी 0.554 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मैथेन गैस की। तो एयर के कंपैरिजन में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम रहती है, जिसकी वजह से हमेशा ये रूफ के पास में रहने की कोशिश करती है। तो यहाँ से आपकी मैथेन गैस निकलती है, लीकेज होती है, सीपेज होती है, और वो रूफ के जस्ट पास में इकट्ठी होती रहती है। यहाँ पे एक लेयर के रूप में इकट्ठी हो जाती है। तो मैथेन गैस का रूफ के पास में लेयर के रूप में रुक जाना कहलाएगा मैथेन लेयरिंग। मैथेन लेयरिंग कहलाएगा। जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, आपका एयर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, एयर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ से जहाँ पे मैथेन फीडर लिखा हुआ है, यहाँ से आपकी मैथेन फीड हो रही है, यानी कि किसी क्रैक्स वगैरह से मैथेन गैस आपकी इस माइन ओपनिंग के अंदर आ रही है। और एयर की वेलोसिटी के साथ साथ ये धीरे धीरे हल्की लेयर्स के रूप में रूफ के पास में एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। कभी कभी जो इस मैथेन गैस का जो कंसंट्रेशन है वो 90% तक पहुंच जाता है रूफ की लेयर, रूफ के पास में। और जो आपकी जो माइन के अंदर एयर का जो फ्लो हो रहा है, तो एयर की साथ में भी कुछ मात्रा डाइल्यूट हो जाती है, उसके साथ मिक्स होकर एयर के फ्लो के साथ में वो जाती रहती है। तो जैसा कि इसमें आगे बताया कि पास थ्रो द 5 से 15%, यानी कि जो मैथेन गैस का कंसंट्रेशन है वो 5.4 से लेकर 14.8 तक अगर वो एयर के साथ प्रॉपर मात्रा में मिक्स हो जाती है तो एक एक्सप्लोजिव मिक्सर बनाती है, और एक्सप्लोजिव मिक्सर माइंस के लिए वैसे ही डेंजरस है। तो ये कंडीशन भी बनेगी अगर यहाँ पर मान लीजिए 90% का एक्यूमुलेशन है रूफ के पास में, रूफ के पास में अगर 90% का कंसंट्रेशन है, तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब मैथेन गैस 5% से 15% के बीच में रहेगी और उसमें प्रॉपर मात्रा में एयर मिक्स हो जाएगी। तो जिसके कारण क्या है कि वहाँ पर एक्सप्लोजिव मिक्सर बनेगा, और एक्सप्लोजिव मिक्सर बनने के कारण वहाँ पर ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन या ऐसी कौन सी सिचुएशन हम क्रिएट करें कि जिसके कारण एक्सप्लोजिव मिक्सर को तो बनने से नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी वहाँ पर ब्लास्ट ना हो, उस कंडीशन से रोका जा सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, टाइम एंड स्पेस
जिस जगह पर मिक्सिंग हो रही है एयर के साथ में मेथेन गैस का, उस स्पेस में और उस टाइम पीरियड को कम करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर उसको प्रॉपर मिक्स होते ही अगर वो डाइल्यूट हो रही है हाई वेलोसिटी के साथ, तो एक्सप्लोजिव मिक्सर तो बन रहा है लेकिन वो डाइल्यूट हो रहा है और उस क्विक टाइम पर, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में होना चाहिए ये सब कुछ, तो जिसकी वजह से माइंड में एक्यूमुलेशन तो हो रहा है लेकिन वो डाइल्यूट होने के कारण और हाई वेलोसिटी के कारण एयर की वेलोसिटी के साथ या एयर के साथ मिलकर वो निकल जाएगी वहाँ से। दिस कैन बी अचीव्ड बाई गुड मिक्सिंग ऑफ मेथेन एंड एयर, एयर का मेथेन के साथ में अच्छे से मिक्सिंग हो एट द पॉइंट ऑफ इमिशन, जिस पॉइंट पर का इमिशन हो रहा है, गैस का इमिशन जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये पॉइंट है आपका, यहाँ पर गैस का इमिशन हो रहा है, तो इस पॉइंट पर अच्छे से मिक्स होनी चाहिए और हाई वेलोसिटी के साथ, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम यहाँ पे रुके। कोशिश ये की जाए कि यहाँ पर गैस बहुत कम शॉर्ट टाइम के लिए ही रुके और वो वहाँ से निकल जाए। ये बताई दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.554 होती है, जिसके कारण इसके अंदर एक इसकी टेंडेंसी जो मेथेन गैस की प्रवृत्ति रहेगी वो रूप की आसपास जो भी गड्ढे रहेंगे उनमें इकट्ठा होने की, कलेक्ट होने की टेंडेंसी प्रवृत्ति बनेगी और साथ में लेयर फॉर्मेशन करेगी, जो आपका एयरवे है या कोई वर्किंग फेस है उसकी रूफ के अलोंग एक लेयर क्रिएट कर देती है। तो सबसे पहले जो मेथेन लेयरिंग को ब्रिटेन में देखा गया था, वहाँ पर कुछ स्टेबल लेयर्स जो एक जगह ठहरी हुई लेयर के रूप में पाया गया है और वो रूप लेवल से कुछ दूरी तक पाया गया था मेथेन। एक केस ऐसा था जिसमें 38% गैस है जो रूफ के पास में थी और जबकि रूफ से जस्ट 0.3 मीटर नीचे, यानी कि लगभग 30 सेंटीमीटर नीचे केवल 1% मेथेन गैस ही मिली। तो यानी कि मेथेन गैस एयर के कंपेरिजन में बहुत लाइट होती है, जिसकी वजह से वो रूफ के ज़्यादा पास होगी, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रूफ के पास मिलेगा। ये लेयर ऑफ गैस इज आल्सो नोन टू ट्रेवल अलोंग द रूफ, और जो गैस का जो लेयर है हमेशा ट्रेवल करेगा इनिशियल स्टेज में अलोंग द रूफ के अलोंग अगेंस्ट एंड एयर करंट, जो एयर करंट जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके हमेशा अगेंस्ट में शुरुआत में ट्रेवल करता है फॉर एन एप्रोप्राइसेबल डिस्टेंस, कुछ दूरी तक फ्रॉम इट्स सोर्स, इसका सोर्स जिस सोर्स से यानी जहाँ से ये लीकेज हो रही है वहाँ से निकलने के बाद एयर वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट साइड में कुछ दूरी तक ट्रेवल करती है अलोंग द रूफ के अलोंग, रूफ के साथ साथ या रूफ के कॉन्टैक्ट में। इसका प्रैक्टिकल मेथड क्या है मेथेन लेयरिंग को बनने से रोकने का? प्रैक्टिकल मेथड है कि एयर की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दो, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ वेंटिलेशन, यानी कि वेंटिलेशन को इम्प्रूव कर दो, वेंटिलेशन को बढ़ा दो, जिससे मेथेन लेयरिंग को वहाँ से निकाला जा सके। बेपलर्स अक्रॉस द रोडवे टेम्परेरी इरेक्टेड टू डिफ्यूज द लेयर्स, अब हमको लेयर्स तोड़नी है तो उसके लिए बेपलर्स को यूज कर सकते हैं। बेपलर्स एक तरह के अवरोधक होंगे, जो मान लीजिए अब यहाँ पर मेथेन का लेयर बन रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो ये रास्ते रहते हैं रास्तों के अंदर जैसे बेपलर्स टेम्परेरी आपने ये अवरोधक लगा दिया, कुछ दूरी पे आके फिर से अवरोधक लगा दिया, फिर अवरोधक लगा दिया, इससे क्या होगा जो एयर डायरेक्ट आ रही थी, एयर जब इनसे टकराएगी, टकराने के बाद सीधे ऊपर की तरफ फ्लो होगी, इस तरह से यहाँ पे भी यही कंडीशन आएगी, इस तरह से यहाँ पे भी यही कंडीशन आएगी। तो ये क्या करते हैं सीधे इन टेम्परेरी अवरोधकों से जो आपकी मेन वेंटिलेशन एयर है वो टकराने के बाद सीधे रूफ की तरफ जाने की कोशिश करेगी और इनका जो एक्यूमुलेशन है इसको तोड़ने की कोशिश करेगी, इसको तोड़ने की कोशिश करेगी अगर हम वेंटिलेशन को बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट है डिग्री ऑफ गैसीनेस ऑफ ए कोल माइन, यानी कि भारत की जो कोल माइंस है उनको डिग्री ऑफ गैसीनेस के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस वो माइन से होंगी जहाँ पर मेथेन गैस का इमिशन, मेथेन गैस का उत्सर्जन कम होगा या सबसे कम होगा, उनको फर्स्ट डिग्री गैसी माइन। सेकंड डिग्री में फर्स्ट डिग्री से थोड़ी ज़्यादा होगी मेथेन गैस का उत्सर्जन और थर्ड डिग्री में सबसे ज़्यादा मेथेन गैस का उत्सर्जन होगा।
जैसे हम बताया कि परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर, एयर का जो जनरल बॉडी है यानी कि जहाँ पर हम वेंटिलेशन एयर को पहुँचा रहे हैं, माइंस के जिन पार्टों में भी हम एयर को पहुँचा रहे हैं, उस एयर में जो मेथेन गैस का परसेंट है अगर वो लेस देन 0.1 है तो उसको फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस बोलते हैं, और दूसरा सेकंड डिग्री गैसी माइंस में ग्रेटर देन 0.1 होगा। यानी कि जो नॉर्मल एयर आपके वर्किंग फेस या अदर जगह पर जो जा रही है, अगर वहाँ पर मेथेन गैस का परसेंटेज लेस देन 0.1 है तो उसको फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस, ग्रेटर देन 0.1 है तो उसको सेकंड डिग्री गैसी माइंस। ये जनरल बॉडी ऑफ एयर के अंदर मेथेन गैस के परसेंटेज के हिसाब से। तीसरा पॉइंट है रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस मीटर क्यूब पर टन। जो 1 टन कोयला टूटने पर, इसका मतलब है कि 1 टन कोयला टूटने पर कितने मीटर क्यूब मेथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इमिशन ऑफ मेथेन गैस। अगर लेस देन 1 मीटर क्यूब पर टन, यानी कि 1 टन कोयला टूटने पर अगर मेथेन गैस का उत्सर्जन 1 मीटर क्यूब से कम हो रहा है तो वो फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस है, 1 से 10 के बीच में हो रहा है तो वो सेकंड डिग्री गैसी माइंस है, और ग्रेटर देन 10 हो रहा है तो थर्ड डिग्री गैसी माइंस है। जैसे अब इसका फिर से बता देता हूँ, ग्रेटर देन 10 का मतलब कि 1 टन कोयला तोड़ने पर 10 मीटर क्यूब से भी अधिक अगर मेथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो वो थर्ड डिग्री गैसी माइंस कहलाएगी। अगला पॉइंट है गैस ब्लोअर। गैस ब्लोअर इज ए पावरफुल इरप्शन ऑफ गैस, यानी कि जैसे आप मेथेन लेयरिंग को, उसमें मेथेन की लेयर बन रही है रूफ के पास में, गैस ब्लोअर में क्या रहता है कि जैसे वहाँ पे लीकेज हो रहे थे इसी तरह से इसमें भी लीकेज ही हो रहे हैं रॉक से या स्ट्राटा से, लेकिन इसमें जो गैस का इरप्शन है, गैस जो निकल रही है वो इतनी पावरफुल तरीके से निकलती है इन द फॉर्म ऑफ जेट, जेट की फॉर्म में निकलती है फ्रॉम द क्रैक्स और कोल फेस। कोयले के जो वर्किंग फेस है, कोयले के किसी फेस से या क्रैक्स जो दरारें होती हैं उनसे एक जेट के रूप में निकलती है। जैसे अगर आप जो वो क्रैक्स हैं अगर उनके ऊपर आप हाथ लगाते हो तो जैसे मुंह से हवा देते हैं या फूंक देते हैं, उस तरह की जेट की फॉर्म में मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो अगर मेथेन गैस का उत्सर्जन ज़्यादा तीव्र गति से हो रहा है जिसमें हिसिंग साउंड भी आती है, सिसकी की साउंड जो जिसको बोलते हैं, हिसिंग साउंड कैन बी हेयर्ड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, जिसको एक काफ़ी दूरी से भी हिसिंग साउंड को सुना जा सकता है, सिसकी जैसी सिसकी भरी हुई आवाज़ निकलती है। प्योर मैथेन इज इट, और इसमें प्योर मैथेन रहती है गैस ब्लोअर से जो निकलती है। फ्यू डेज और मंथ और समटाइम्स फॉर ईयर्स, यानी कि कभी कभी जो गैस ब्लोअर से निकलने वाली जो एयर है या गैस ब्लोअर के रूप में जो एयर मैथेन गैस निकल रही है वो कभी कभी कुछ दिन तक भी निकल सकती है, कुछ महीनों तक भी निकल सकती है और कभी कभी सालों तक भी निकल सकती है। ब्लोअर्स आर यूजुअली मेट इन एरिया विच हैव बीन फॉल्टेड और फोल्डेड, यानी कि ब्लोअर्स हैं जो मोस्टली ऐसे एरियाओं में मिलती है जहाँ पर फॉल्ट होते हैं या फोल्ड होते हैं। फॉल्ट एरिया कौन सा होता है कि मान लीजिए ये आपकी कोई रॉक फॉर्मेशन हुआ था इस लेयर में, अगर किसी रीजन से ये रॉक इस तरह से स्प्लिट हो जाए कि इधर का जो पोर्शन है इस वर्ड, ये जो इंक्लाइन लाइन दी हुई है या तो इसके रेस्पेक्ट में ये अप साइड में चला जाए, ऊपर चला जाए, या ये नीचे चला जाए, या तो अप साइड में चला जाए या बॉटम डायरेक्शन में चला जाए, तो इस तरह से ही इसको बोलते हैं फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन के रिगार्डिंग रॉक की एक लेयर का ऊपर या नीचे जाना वो फॉल्ट कहलाएगा, और फॉल्ट कहलाता है इस तरह का फॉर्मेशन जो कहलाएगा वो फॉल्ट कहलाएगा आपका। तो मोस्टली जो ब्लोअर की कंडीशन है वो फॉल्टेड या फोल्डेड जोन में सबसे ज़्यादा मिलती है। अगला पॉइंट है मेथेन ड्रेनेज। मेथेन गैस का ड्रेन होना यानी निकालना या निकलना।
अगर मान लीजिए कि कोई भी माइंस के अंदर जो बहुत ज़्यादा गैसी माइंस है, जैसे 3rd डिग्री गैसी माइंस है, उसमें मेथेन गैस का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। तो मेथेन गैस जहाँ पर ज़्यादा रहेगी तो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कीप द परसेंट ऑफ गैस इन द रिटर्न ईयर बिलो द लिमिट्स परमिटेड बाय माइनिंग रेगुलेशंस एवन बाय ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन एम्प्लॉइंग हाई पावर्ड फैन। यानी कि अगर कोई माइन बहुत ज़्यादा गैसी माइंस है तो जैसा कि आपको बताया हुआ है कि मेथेन गैस का परसेंटेज जनरल बॉडी में 1.25% होता है, जबकि रिटर्न बॉडी के अंदर 0.75% होता है। तो माइन रेगुलेशन के हिसाब से जो परमिटेड है वो यही है कि नॉर्मल बॉडी या जनरल बॉडी ऑफ एयर में 1.25% रहेगा, रिटर्न बॉडी में 0.75% रहेगा। तो अगर कोई माइंस ऐसी है जो बहुत ज़्यादा गैसी माइंस है, तो बहुत ज़्यादा जो गैसी माइंस रहेगी उस माइंस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जब आप वो मेथेन गैस एयर के साथ में मिक्स होकर रिटर्न एयर में जाती है तो उसकी परसेंटेज हमेशा 0.75 से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी माइंस के अंदर मेथेन गैस का परसेंटेज ज़्यादा है। तो एयर के साथ में वो मिक्स होकर जब रिटर्न एयर में जाएगा तो उसका परसेंटेज हमेशा 0.75 से ज़्यादा रहेगा। भले ही आप जो वेंटिलेशन के लिए हाई पावर फैन यूज कर लो, फिर भी रिटर्न ईयर में 0.75 से ज़्यादा रहेगा। तो ड्रेनेज करने से क्या फ़ायदा रहता है कि इसलिए मेथेन को ड्रेनेज करना चाहिए कि अगर जहाँ पर ज़्यादा किसी कोल माइंस के अंदर अगर मेथेन गैस का परसेंटेज ज़्यादा है तो उसमें मेथेन ड्रेनेज करना चाहिए, यानी कि मेथेन को निकालना। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि लेस फायर डैम्प। जब आप मेथेन जो माइंस बहुत ज़्यादा गैसी माइंस है, अगर उस माइन से आप मेथेन गैस को ड्रेन करोगे, निकालोगे, तो आपके फायर डैम्प के चांस हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा, मेन वेंटिलेशन फैन नीड नॉट बी वेरी लार्ज। तो मेन वेंटिलेशन के लिए जो आप फैन लगा रहे हो वो भी ज़्यादा बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है रेट ऑफ एडवांस ऑफ कोल फेस कैन बी इंक्रीज। जो कोल माइंस के अंदर जो आपका वर्किंग फेस रहेगा उसमें एडवांस रेट है जो अच्छी मिल पाएगी आपको, यानी कि आप टाइमली जैसे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ये कर सकते हो। जबकि अगर मेथेन का रिस्क रहता तो आपकी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग और जो रेट ऑफ एडवांस है वो कम मिलेगी। तो मेथेन गैस के ड्रेन होने की वजह से आप कोल फेस का जो एडवांसिंग है वो अच्छा प्राप्त कर सकते हो। चौथा पॉइंट है कि गैस कैन बी यूटिलाइज एट द सरफेस। जो आप मेथेन गैस को ड्रेन कर रहे हो, मेथेन गैस को आप सरफेस पर पावर जनरेशन में यूज कर सकते हो, स्पेशली बॉयलर्स वगैरह में यूज कर सकते हो। अब मेथेन गैस से जो हीट निकलती है वो कितनी है, तो देखो मेथेन इज ए रिच सोर्स ऑफ फ्यूल। मेथेन गैस फ्यूल का एक अच्छा सोर्स है, अच्छा स्रोत है, क्योंकि 1 किलो मेथेन के जलने पर 13,600 किलो कैलोरी हीट निकलती है। 1 किलो गन पाउडर से 580 किलो कैलोरी हीट निकलती है, और 1 किलो नाइट्रोग्लिसरीन से 1500 किलो कैलोरी हीट निकलती है। तो यानी कि हीट का एक अच्छा सोर्स है मेथेन गैस। मैथेन ड्रेनेज फर्स्ट ट्राइड इन रूहर कोलफील्ड जर्मनी। यानी कि सबसे पहले जो मैथेन ड्रेनेज है उसको रूहर कोलफील्ड जर्मनी में 1943 में सबसे पहले ट्राई किया गया था, और ये इंडिया में अमलाबाद कोलेरी में ट्राई किया गया है, यानी झरिया कोलफील्ड के आसपास है। अब देखो अगला नेक्स्ट पॉइंट है हीट एंड ह्यूमिडिटी सोर्सेज इन माइंस। माइंस के अंदर हीट और ह्यूमिडिटी किससे बनते हैं? हीट यानी कि गर्मी, और ह्यूमिडिटी यानी कि एक तरह से उमस, आर्द्रता जिसको बोलते हैं। आर्द्रता क्या रहती है? यानी कि एयर के अंदर वाटर के वेपर या पानी के पार्टिकल्स का मौजूद रहना वो ह्यूमिडिटी कहलाएगी। जैसा कि बरसात के टाइम में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, सर्दियों के टाइम में जब कोहरा पड़ता है तो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा रहती है। यानी कि ड्राई एयर के अंदर या एयर के अंदर वाटर के वेपर का मौजूद रहना वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो ये कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हीट एंड ह्यूमिडिटी बनती है? पहला है जियोथर्मल ग्रेडियंट, दूसरा ऑटो कंप्रेशन, तीसरा मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट, चौथा एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग, पांचवा है मैकेनिकल प्रोसेसेज एंड लाइट्स। तो देखो पहला है जियोथर्मल ग्रेडियंट या जियोथर्मिक ग्रेडियंट बोलते हैं।
जियोथर्मिक ग्रेडियंट क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ग्राउंड सरफेस है और आप सरफेस से जब नीचे गहराई में जाते हो तो गहराई में जाने पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। तो सरफेस से नीचे जाने पर, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर का इंक्रीज होना ही जियोथर्मल ग्रेडियंट कहलाएगा। यानी इंक्रीज इन स्ट्राटा टेम्परेचर, स्ट्राटा का टेम्परेचर बढ़ना विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ, डेप्थ के साथ साथ, यानी जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी आपके स्ट्राटा का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। इसको जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। अगला पॉइंट था आपका, जैसे जियोथर्मल ग्रेडियंट ये इसका बता दिया। दूसरा है ह्यूमिडिटी के रेस्पेक्ट में बताया कि ह्यूमिडिटी को अलग अलग टर्म्स में या अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं, दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तीसरा ड्यू पॉइंट, चौथा वेपर प्रेशर, पांचवा मिक्सिंग रेशियो। तो देखो ह्यूमिडिटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, एयर के अंदर वाटर वेपर का मौजूद रहना या वाटर वेपर के मौजूद रहने, वाटर वेपर का कंसंट्रेशन कितना है एयर के अंदर, वो ह्यूमिडिटी कहलाएगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी यानी कि जो वाटर वेपर जो एयर के अंदर मौजूद हैं, अगर वो ग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम्स पर केजी के टर्म में अगर उसको डिफाइन किया जाता है तो उसको आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोल सकते हो। यानी कि जैसे 5 ग्राम पर केजी, यानी कि 1 किलो एयर के अंदर आपका मान लीजिए 10 ग्राम वेपर है या वाटर वेपर है, तो उसको बोलते हैं आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरा पॉइंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर आप ह्यूमिडिटी को परसेंटेज की टर्म में अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस यही है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो वो कहलाएगी जिसमें आप वाटर वेपर को ग्राम्स पर मीटर क्यूब या ग्राम्स पर केजी में डिनोट कर रहे हो, और जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आप जो वाटर वेपर है उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हो। यही दोनों में डिफरेंस है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रेशियो ऑफ वाटर वेपर मास, वाटर वेपर मास का रेशियो टोटल मॉइस्ट एयर पार्शल मास, यानी कि टोटल जो आपकी मॉइस्ट एयर है उसके साथ में वाटर वेपर मास, केवल वाटर वेपर मास, वाटर की जो वेपर है उनका मास। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फिर से देख लो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहती है कि वाटर की जो वेपर है उसका मास अपॉन टोटल मॉइस्ट एयर, यानी कि जिसमें एयर प्लस कंप्लीट जो मॉइस्चर है, यानी कि जो वाटर वेपर भी इसके साथ मिक्स है। तो वाटर वेपर अपॉन टोटल वाटर वेपर प्लस एयर जो कंबाइंड मिक्सिंग रूप है, इन दोनों का जो रेशियो है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाएगा। अब देखो इफेक्ट ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी इन माइंस, यानी कि माइंस में हीट और ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ क्या इफेक्ट होंगे। पहला है कि आपकी जो निपुणता है, डेक्सटेरिटी, यानी आपकी जो निपुणता है और आपका कोऑर्डिनेशन यानी कि आपका जो समन्वय है उसमें कमी आएगी। दूसरा है एबिलिटी टू रिमेन अलर्ट ड्यूरिंग लेंथी, यानी कि लंबे समय के दौरान जो आपकी सतर्क रहने की, अलर्ट रहने की जो क्षमता है उसमें कमी आएगी। तीसरा पॉइंट है एबिलिटी टू ऑब्जर्व इरेगुलर इरेगुलर और फेंट ऑप्टिकल साइंस ETC, यानी कि इरेगुलर का मतलब है अनियमित और फेंट ऑप्टिकल साइंस यानी कि जो बेहोशी का ऑप्टिकल जो संकेत हैं उनको निरीक्षण करने की क्षमता में कमी आएगी। चौथा पॉइंट है एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस, आपका शीघ्र निर्णय ले सकते हो, क्विक डिसीजन ले सकते हो, उसकी जो क्षमता है उसमें भी कमी आएगी। ये इफेक्ट पड़ेंगे हीट एंड ह्यूमिडिटी के माइंस के अंदर। अगला पॉइंट है कंट्रोल ऑफ हीट इन माइंस, वर्क ब्रेक्स, यानी कि हीट को कंट्रोल कैसे किया जाए, काम को तोड़ कर, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसको रुक रुक कर करो। जॉब रोटेशन, यानी कि कंटिन्यूस काम करने के बजाय जैसे शिफ्टों में काम होता है तो जॉब रोटेशन से, यानी कि एक आदमी अगर 24 घंटे काम करे तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, हीट बढ़ती रहेगी, तो जॉब रोटेशन होनी चाहिए।
तीसरा है एयर कंडीशनिंग माइंस, माइंस के अंदर जो एयर है वो मतलब ठंडी जाए। चौथा है पर्सनल प्रोटेक्शन, जो आपके व्यक्तिगत पर्सनल सुरक्षा के उपकरण हैं उनका यूज करके आप हीट को कंट्रोल कर सकते हो माइंस के अंदर।